कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हैरान कर देती हैं, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि कानून को भी मानना पड़ता है उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन वो ऐसी चीज़ जो किसी न किसी तरीके से कानून चूँकि सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे बढ़ता है, तो वैसी चीज़ें, वैसे सबूत, वैसे गवाह अगर कोई पैदा कर दे, वो शख्स जिसका कोई वजूद नहीं है, तो फिर कानून भी मानता है। अमेरिकी पुलिस के इतिहास में ये वो केस है जिसमें उस वक्त के जितने डिटेक्टिव थे या पुलिस वाले थे, ना चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, ये एक मर्डर का ऐसा केस है जिसे एक भूत ने सॉल्व किया, जिसे एक आत्मा ने सॉल्व किया। और चूंकि उसके इतने सारे कनेक्टिंग एविडेंस थे कि ये पुलिस को मानना पड़ा। कानून आमतौर पर इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन ये वो केस है जिसको न सिर्फ कानून बल्कि खुद पुलिस ने माना कि इस केस में तो वो हार गए थे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कैसे एक आत्मा ने इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पूरी कहानी कुछ यूँ है। टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ, अच्छे घर से ताल्लुक़ था इसका, परवरिश भी अच्छी हुई, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, फिर हायर एजुकेशन के लिए इसने अमेरिका जाने का फ़ैसला किया। टेरेसिटा बासा के माँ बाप ने भी उसके इस फैसले में उसका साथ दिया और वो अब फिलीपींस से सीधे पहुंच जाती है अमेरिका, शिकागो। शिकागो में जाने के बाद वो वहाँ से मास्टर्स करती है म्यूज़िक में। म्यूज़िक में का शौक़ था उसे, पियानो बजाने का शौक़ था, तो मास्टर्स की डिग्री लेती है म्यूज़िक में। लेकिन फिर उसे लगता है कि सिर्फ म्यूज़िक से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना है, तो मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख करती है और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और एक हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ जाती है। शादी उसने की नहीं टेरेसिटा ने, हालांकि उसके एक बॉयफ्रेंड थे कुछ, लेकिन बात शादी तक नहीं गई। तो वो तन्हा थी, अकेली थी, लेकिन खुश थी। कहानी है 1977 की, यानी कि आज से करीब 44 साल पहले की। तब टेरेसिटा की उम्र लगभग 47 साल, 47 ईयर्स की हो चुकी थी। वो शादी की नहीं थी, हॉस्पिटल में वो अपना काम कर रही थी एक थेरेपिस्ट के तौर पर, और बाकी टाइम जिस अपार्टमेंट में जहाँ वो रहती थी उसके इर्द गिर्द जो बच्चे रहते थे उनको वो पियानो सिखाती थी। खुश मिजाज थी मगर दोस्त बहुत कम थे, लेकिन ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 21 फरवरी 1977 1977 शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है, जिस दोस्त का नाम था रूथ लोएब, और अक्सर वो उससे बात करती थी। उस गिने चुने दोस्तों में से एक रूथ भी था। तो बात करते करते करीब 15-20 मिनट बात होती है, उसका अचानक टेरेसिटा अपने दोस्त से कहती है कि आज उसके घर पे एक गेस्ट आने वाला है, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो निपटा लूँ। रूथ उससे पूछता नहीं है कि कौन दोस्त आने वाला, फ़ोन कट जाता, फ़ोन रख दिया था। ये टेरेसिटा की आखिरी बातचीत थी किसी के साथ। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद 8:30 का वक्त था। टेरेसिटा जिस अपार्टमेंट में रहती थी उस बिल्डिंग में, उसके अपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू होता है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ आग वाग लग गई। वो फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं जिसमें टेरेसिटा रहती थी, और आग पे काबू पा लेते हैं। आग पे काबू पाने के बाद अब जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कौन कौन है, तो उन्हें ड्राइंग रूम में एक कारपेट से धुआं निकलता हुआ तब भी दिख रहा था। वो उसे बुझाते हैं, लेकिन कारपेट लिपटा हुआ था। उसके बाद वो कारपेट को खोलते हैं तो सामने का मंजर अजीब था। कारपेट के अंदर एक लड़की आधी लगभग जल गई थी। उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था और सीने में खंजर घुसा हुआ था। तो पहली नज़र में देख के ये साफ था कि ये कत्ल का मामला है। फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, वो देखती है, तो फिर जो शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस नतीजे पे पहुंचती है कि पहले किसी ने कत्ल किया हो सकता है। कत्ल से पहले चूँकि जिस्म पे कपड़ा नहीं था तो ये रेप का भी मामला हो सकता है। और उसके बाद कातिल ने सुराग और सबूत मिटाने के लिए लाश को कारपेट में लपेट कर और उसमें आग लगा दी, और उसी आग से धुआं बाहर तक पहुंचा और फिर कमरे में आग लगी। पुलिस लाश को ले जाती है। मरने वाले की शिनाख्त टेरेसिटा बासा के तौर पर ही होती है। टेरेसिटा अब इस दुनिया में नहीं थी। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ साफ हो जाती है कि जिस्म पर कपड़े नहीं थे, लेकिन टेरेसिटा के साथ रेप नहीं हुआ था और घर के सामान सारे बिखरे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि घर में पता नहीं कुछ लूटपाट
की चीज़ें हुई हैं। पुलिस को यही लगा तेरसिता के घर वाले आते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, पूछताछ होती है, बताती है वो दोस्तों के बारे में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को इसी तेरसिता के घर के अंदर एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे ये लिखा हुआ था, गेट थिएटर टिकट फॉर AS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, S फॉर सिडनी। तो ये एक पर्ची, एक लेटर मिलता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिससे कोई सुराग, कोई सबूत ढूंढा जा सके। रेप हुआ नहीं था, घर में सामान बिखरा हुआ था, मामला लूट का लग रहा था, लेकिन ये एक पर्ची जिस पर लिखा हुआ था कि गेट थिएटर टिकट फॉर AS, तो AS के लिए एक थिएटर की टिकट लानी है। अब सवाल यह था कि ये मिस्टर AS कौन है। पुलिस ने तमाम दोस्तों से पूछा, अपार्टमेंट के लोगों से पूछा, जहां वो हॉस्पिटल में काम करती थी उनसे पूछा, जिन बच्चों को वो पियानो पढ़ाती थी उनसे पूछा। AS नाम का कोई शख्स नहीं मिला ऐसा जिसके दो नाम A और S से जुड़ते बनते हों। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। डिटेक्टिव लगे रहे, दिन बीतते रहे, दिन हफ्ते में बीते, हफ्ता महीने में गुजरा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे तेरसिता के कत्ल के ऊपर कोई रोशनी डाली जा सके। इसी दौरान में जब करीब साल होने वाला था, तभी जिस डिटेक्टिव को ये मामले की जांच सौंपी गई थी, उन डिटेक्टिव का नाम था जो एस्टेचुएला। तो मिस्टर जो एस्टेचुएला एक दिन शाम को अपने दफ्तर पहुंचते हैं। जब वो दफ्तर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके टेबल पे एक नोट पड़ा हुआ है और उस नोट में लिखा था कि तेरसिता केस में एक विटनेस मिला है और वो कुछ बताना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव फौरन ये नोट पढ़कर उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, आखिर इतने दिनों बाद ऐसा कौन सा विटनेस सामने आया। तो पुलिस वाला बताता है कि एक डॉक्टर हमारे पास आए थे और उनका नाम था डॉक्टर जो से चुआ और इत्तेफाक से ये भी फिलीपींस के रहने वाले थे, लेकिन यही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने आकर कहा था कि मैं तेरसिता के कत्ल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अब चूंकि डिटेक्टिव इस मामले की जांच कर रहे थे, इसलिए पुलिस स्टेशन से कहा गया कि आप डॉक्टर जोसे हैं, उनसे आप मिल लीजिए। डिटेक्टिव डॉक्टर जोसे के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आप क्या जानते हैं। डॉक्टर जोसे एक कहानी सुनाते हैं डिटेक्टिव को। कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, मैं नहीं जानता हूं तेरसिता को, लेकिन मेरी वाइफ जो है रेमी, वो पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है, रात को जब वो कई बार बोलती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है और मुझे लगता है कि ये पहले कभी नहीं था, अभी पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है। तो मैं शुरू में नज़रअंदाज करता रहा क्योंकि पेशे से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। उसने कहा कि एक और दिन फिर लास्ट में रेमी सो रही थी तो अचानक मैंने देखा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही है और उसकी आवाज़ मेरी बीवी की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, उसके मुंह से किसी और की आवाज़ निकल रही थी। तो उसने कहा कि इसमें क्या बात हुई। डॉक्टर चौसे ने बताया कि इसके बाद एक रोज़ अचानक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब डिटेक्टिव थोड़ा सा संभले। उन्होंने कहा क्या कहा आपकी पत्नी ने। उन्होंने कहा पत्नी तो मेरी थी पर आवाज़ किसी और की थी। उसने अचानक कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरा कत्ल जिसने किया है उस शख्स का नाम एलन शौरी है और वो मेरे घर पे टीवी ठीक करने के लिए आया था और टीवी ठीक करने के दौरान उसने मुझे मारा और पूरे घर का जो नक्शा था बिगाड़ा ताकि ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है और वो वहाँ से चला गया। तो बोले ये मैंने सुना उससे, फिर मैं सुबह उठा, फिर मैं भूल गया कि ये वहम है, मेरी बीवी कुछ सपने देख रही है, कुछ अजीब सी कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर भी मैंने भरोसा नहीं किया। तो बोला फिर आप मेरे पास क्यों आए अब। तो बोला उसके नेक्स्ट डे, अच्छा उसने ये भी कहा कि मेरा कत्ल जो एलन शौरी ने किया है और उसी ने घर में आग भी लगाई सबूत मिटाने के लिए, और आप जाकर ये बात पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मेरे साथ इंसाफ हो सके और मेरा कातिल गुनाहों की सज़ा पा सके। लेकिन बोले कि अगले दिन फिर मुझे लगा कि यह वहम है, बाकी चीज़ें हैं, कहाँ पुलिस को पास जाना, लोग हंसेंगे, तो नहीं गया। लेकिन नेक्स्ट डे रात को फिर अचानक रेमी यानी उनकी पत्नी बड़बड़ाने लगी और इस बार गुस्से में थी और गुस्से में वो मेरा नाम लेकर कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर ने कहा कि मैंने फिर पहली बार बात की और मैंने कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा कत्ल हुआ है, मेरा कातिल एलन शौरी नाम का शख्स है, वो मेरे घर टीवी ठीक करने के लिए आया था 21 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे, और उसी ने मेरे घर में आग लगाई। तो बोला ये सब मैं जाकर पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस वाले हंसेंगे, कैसे यकीन करेंगे, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ तो हो जिससे मैं जाके बात करूं। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें सबूत देता हूं, तब तो तुम मेरी मदद करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि एलन शौरी ने घर से जाते वक्त मेरे कत्ल के बाद मेरे घर में रखे हुए कुछ मेरे जेवरात, ज्वेलरी, वो अपने साथ ले गया था, और वो ज्वेलरी उसने बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, और ये ज्वेलरी इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड के पास है, उसके घर में है। आप वहाँ पे जाओगे मिलेगा। और दूसरा, अब वो ज्वेलरी मेरी है कि नहीं है ये कैसे साबित होगा, तो मैं आपको कुछ नंबर और नाम दे रहा हूँ। आप मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों को ले जाइए, मेरे फैमिली के मेंबर को ले जाइए, वो पहचान जाएंगे कि ये ज्वेलरी मेरी है, लेकिन इस वक्त मेरे कातिल की महबूबा के पास है। और उसने नाम और नंबर भी डॉक्टर को लिखा दिए। जब ये सब कुछ हो गया तब डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और उसने कहा कि आप मेरी मदद करें वरना फिर खामियाजा इसका आपकी बीवी भुगतेगी। बोला इसी के बाद मैंने लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने आपको बताया, अब आपके सामने हूँ। पुलिस वाले सुनकर पहले तो उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर लगा कि एक केस जो अभी तक अनसुलझा है, चलो इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। तो अब यहाँ 2-3 क्लू मिला। पहला तो ये था कि उस घर में पर्ची मिली थी जिस पर ए और एस लिखा हुआ था, तो ये मिस्टर ए एस की पहली क्या थी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर नाम बता रहा है, जो टेरेस्टा मतलब खुद उसकी आत्मा बता रही है डॉक्टर की बीवी की मुंह से, वो अपने कातिल का नाम बता रही है एलन शौरी, ए फॉर एलन, एस फॉर शौरी, यानी ए एस की पहली तो बूझ गई। दूसरा, अब ये पता किया गया कि क्या उस अपार्टमेंट में टीवी में कुछ प्रॉब्लम था, टीवी को ठीक करने के लिए आया था, क्योंकि उसने कहा कि टीवी ठीक करने के लिए आया था और उसने फिर मेरा कत्ल कर दिया। तो पता चला कि हाँ, उस वक्त सीसीटीवी कैमरा और ये सब तो होता नहीं था, कि टेरेस्टा का टीवी खराब था और उस दिन वो टीवी ठीक करने के लिए आया था और टीवी फिर ठीक भी हो गया। तो अब ये दूसरी चीज़ हुआ कि नहीं, इसने सही कहा कि टीवी खराब था और टीवी ठीक करने आया था। अब जब ये दो चीज़ें मिली तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। अब तीसरी और सबसे अहम चीज़, उसने बताया कि मेरे जेवरात मेरा कातिल अपने साथ ले गया था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। अब पुलिस ने एलन शौरी का पता लगाया, आसानी से मिल गया। पता चला एलन शौरी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेस्टा करती थी। एलन शौरी के पास पुलिस ने जाकर कुछ ये नहीं बताया कि वो क्यों आए, क्या करना। उसने सिर्फ पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। बोला हाँ है। उसने कहा वो कहाँ रहती है, पता बताया। पुलिस वाले उस गर्लफ्रेंड के घर पहुँचते हैं, जाकर उससे कहते हैं कि हाल में आपको एलन शौरी ने कोई जेवर दिया है, गिफ्ट किया है, ज्वेलरी। गर्लफ्रेंड चौंक जाती है, कहती है हाँ उसने मुझे अभी गिफ्ट किया है। तो बोले आप दिखाएंगे, वो दिखाती है। अब पुलिस वालों को मालूम नहीं कि ये जेवर नया है या फिर वाकई टेरेस्टा का है। पुलिस वाले अब टेरेस्टा के 2-3 जानने वालों को बुलाते हैं जो उसके दोस्त थे, उनमें एक फैमिली मेम्बर भी, और वो जेवर उनके सामने रखते हैं। वो सारे पहचान जाते हैं कि ये टेरेस्टा का ही जेवर है। अब पुलिस के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, सीधे वो एलन शौरी को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद एलन शौरी को बताती है, अब एलन शौरी भी इधर कि ये कैसे। लेकिन अब यहाँ पे एक मामला ये फंस गया कि एलन शौरी को उठा तो लिया, लेकिन एक आत्मा गवाही दे रही है खुद टेरेस्टा की, और वो एक डॉक्टर की बीवी के मुंह से बोल रही है सारी चीज़ें। कानून में आत्मा की गवाही नहीं चलती। अब आत्मा ने कहा कि वो एक टीवी ठीक करने आया था, ये भी ठीक है, एएस नाम था, एलन शौरी नाम था, वो भी ठीक था, जेवर उसकी बीवी के पास थे, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे अब एलन शौरी के वकील ने ये मुद्दा उठाया कि हाँ इसने चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं किया, इसने जेवर चुराए, और इसने जेवर तब चुराए जब टेरेस्टा जिंदा थी, और उसके जिंदा रहते हुए उसके अपार्टमेंट से ये निकल गया। इसलिए कत्ल का इल्ज़ाम नहीं, चोरी का इल्ज़ाम आप इस पर लगा सकते हैं। अब इसको लेके पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि कत्ल के वक्त कोई चश्मदीद नहीं जिसने देखा हो एलन शौरी को। पुलिस फिर फंस गई। अब ऐसे में उसको ज़्यादा दिन तक हिरासत में नहीं रख सकते थे, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलन शौरी को छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद अब पुलिस 3-4 चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन और कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्या करें। अब इस दौरान में जैसे ही एलन शौरी को छोड़ा, एक रोज़ डॉक्टर की वाइफ के ऊपर टेरेस्टा की आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और उसने बाकायदा ये बताया कि मुझे किस किस तरीके से 21 फरवरी की रात को उसने मारा था, मुझे ऐसे उठाया, टीवी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें।
डॉक्टर ने कहा मैंने आपकी सारी मदद की, लेकिन अब मैं क्या करूं, उसको पकड़ा भी, लेकिन इसके आगे के सबूत कहाँ से लाए, और तुम्हारे बयान आत्मा जो जिंदा नहीं है कानून मानता नहीं है। कहते हैं इस पर टेरेस्टा की आत्मा बहुत ही गुस्सा हो गई, और इसके बाद जो जो लोग इस केस से जुड़े थे अब वो उनको तंग करने लगी कि मुझे इंसाफ दिलाओ। अब जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक सारी टीम फिर से लगी। फिर इसके बाद शुरुआत में कानून को भी लगा कि बेशक एक आत्मा ये सारी चीज़ें बता रही है, लेकिन टीवी ठीक करने के लिए वो गया, उसने चोरी की भी बात मानी, जेवर उसके गर्लफ्रेंड के घर से मिला, तो सिर्फ कत्ल को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो पुलिस ने कत्ल भी एलन शोरी के ऊपर लाद दिया और उसके बाद दोबारा उसको अरेस्ट किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। अब मुकदमा चला और ये अनोखा मुकदमा था क्योंकि पूरा मुकदमा बेस था एक आत्मा की गवाही पर, जो एक डॉक्टर की पत्नी के रूप में सामने रखे जा रहे थे। तो सबूत था नहीं। ट्रायल शुरू हुआ, बड़ी बहस हुई, और इस वक्त वो अमेरिका के तमाम न्यूज़पेपर में ये सुर्खियाँ थी ये ट्रायल। जूरी मेंबर थे बहुत सारे, जूरी मेंबर भी बढ़ गए आखिरी में फैसले में। उन्होंने कहा कि बाकी ठीक है कि इस डॉक्टर की पत्नी के अंदर जो भी आत्मा थी, एक तो हम मानते नहीं कानून में, लेकिन उसकी निशानदेही पे जेवर भी मिले, ये भी पता चला कि टीवी ख़राब था, टीवी ठीक किया गया, सब कुछ, लेकिन कातिल साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। तो इसीलिए जूरी की राय बढ़ गई और ट्रायल में एलन शोरी बरी कर दिया गया। अब बरी हो गया, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि टेरेस्टा बासा, अच्छा उसने अपना जुर्म अदालत में कबूल भी नहीं किया। उसने कहा मैंने जेवर चुराए, कत्ल नहीं किया, सबूत था नहीं, आत्मा की गवाही मानी नहीं आती, वो बरी हो गया। ट्रायल खत्म हुआ, यानी कि ट्रायल में बरी हो गया। अब उसको जेल से आज़ाद किया जाना था एलन शोरी को, लेकिन कहते हैं कि जब आज़ाद किया जाना था उससे कुछ घंटे पहले अचानक एलन शोरी बदल गया और उसने डिटेक्टिव को बुलाया और बाकायदा जो कानून के उसके वकील और वो लोग थे, और उनके सामने उसने कन्फेस कर लिया। उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा था, अब तक मैंने ही टेरेस्टा बासा का कत्ल किया है। फिर उसने कहानी बताई कि मैं 21 फरवरी को 1977 8:30 बजे घर गया। अक्सर हमारी मुलाकात हॉस्पिटल में होती थी टेरेस्टा से, और जब भी उसके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान गैजेट ख़राब होता था तो मुझे ही बुलाती थी, तो मैं उसके घर पे जाके ठीक कर देता था, बदले में हम कॉफ़ी पी लेते थे या कुछ ऐसा ही। तो उस दिन भी उसने दिन में मुझे कहा था कि मेरा टीवी ख़राब है, तो मैंने कहा ओके मैं आके बना दूंगा, और 8:30 बजे उसने मुझे बुलाया था। जब मैं गया और मैंने टीवी बनाया, उसके बाद बोला कि मेरी नीयत ख़राब हो गई, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे ये पता था कि इसके पास पैसे होंगे शायद कैश और जेवर, पर घर में कोई कैश वैश था नहीं। तो बोला फिर मेरी नज़र जेवर पे पड़ी, लेकिन मैं जेवर चुराता उससे पहले मैं पकड़ा गया और टेरेस्टा ने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि अब बदनामी होगी, तो मैंने गुस्से में पहले उसका गला दबाया और फिर खंजर उसके सीने में उतारा। फिर उसके बाद ये लगे कि चोरी नहीं है बल्कि ये एक रेप का केस है, तो इसलिए मैंने टेरेस्टा के सारे कपड़े उतार दिए, फिर उसको कारपेट में लपेट कर कारपेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत ही नष्ट हो जाएं, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। ये सारी बातें एलन शोरी ने अचानक जब ट्रायल में उसको लगभग बरी कर दिया गया, कन्फेस कर लेता है। इसके बाद रीट्रायल होता है, चूँकि वो अपना जुर्म मान चुका था और वो एक बदला हुआ इंसान नज़र आ रहा था, तो रीट्रायल में वही जूरी एलन शोरी को टेरेस्टा बासा के कत्ल के इल्ज़ाम में 20 साल की सज़ा सुनाती है और 20 साल तक वो जेल में रहता है। इसके बाद कहते हैं कि एक नई कहानी आई, वो ये थी कि इसने पहली बार तो इनकार किया, लेकिन कहते हैं कि टेरेस्टा बासा की आत्मा फिर जेल पहुंच गई थी और उसने एलन शोरी को तंग करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये उसी का असर था कि अचानक उसने सच बोला और अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में इसको लेके बहुत सारे इंटरव्यू दिए गए वहाँ के पुलिस डिटेक्टिव की तरफ से। उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि हम बिल्कुल आत्माओं को, भूत को नहीं मानते, लेकिन ये वो केस है जिसमें हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि एक भूत ने, एक आत्मा ने इस केस को सुलझाने में हमारी मदद की, क्योंकि सारे सबूत, सारे चीज़ें एक आत्मा के ज़रिए हम तक पहुँची।